गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक क्लासेस। आज का टॉपिक बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है, क्योंकि आज ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो इस बार के एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा ही संभावना है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो में मेरे साथ अंत तक बना रहे। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, अगर चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप ही को देखने को मिले। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्जेज इज पॉसिबल। बोल रहा है कि कौन सा चार्ज का वैल्यू पॉसिबल है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होता है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि कौन सा मिनिमम चार्ज का वैल्यू होता है। तो मिनिमम चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम होता है। अब क्या करना है, इन चारों ऑप्शन को 1.6 से डिवाइड करके चेक करना है कौन सा पूरे तरीके से कट जाएगा। जो ऑप्शन पूरे तरीके से कट जाएगा वह ऑप्शन उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 1.6 से डिवाइड करके चेक करते हैं तो 5.8 नहीं कटता है। 1.6 से 3.2 पूरे तरीके से कट रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3.2 इंटू 10 टू पावर -18 कूलम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, चार्ज का वैल्यू पॉसिबल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज विल बी। बोल रहा है एक पॉइंट चार्ज Q दिया हुआ है, इसको प्लेस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स। और उस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F बराबर QE। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है, F बराबर QE। सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, 3 कैपेसिटर्स each of capacity C are added in parallel connection, then the equivalent capacitance will be। बोला 3 कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी C दिया हुआ है और तीनों कैसा कनेक्शन किया हुआ है, पैरेलल कनेक्शन है। और पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना दिया है, C दिया है, तो C प्लस C जोड़ेंगे तो आ जाएगा टोटल 3C। तो थर्ड क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3C हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स फॉर गॉसियन सरफेस दैट इंक्लोजेस द 3 चार्ज पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस। गॉसियन सरफेस है, उसमें जो चार्ज दिया हुआ है Q1 का वैल्यू दिया हुआ है -14 नैनो कूलम, Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 78.85 नैनो कूलम और Q3 का वैल्यू दिया हुआ है -56 नैनो कूलम। सबको हम क्या करेंगे, कूलम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो हो जाएगा -14 इंटू 1 नैनो कितना होता है, 10 टू द पावर -9। तो यहाँ पे हो जाएगा -14 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। इसका हो जाएगा 78.85 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम और इसका हो जाएगा -56 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। अब हम जानते हैं गॉस लॉ का फॉर्मूला होता है फाई बराबर टोटल चार्ज मतलब Q इनक्लोज बाय डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है, अगर ऐड करते हैं तीनों को तो यहां हो जाएगा 56 4 60 10 70 वाट, मतलब 8.85 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम आता है टोटल चार्ज। तो यहाँ पे हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम और इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू पावर -12 कूलम। 8.85 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा 10 का पावर -9 प्लस 12, तो आंसर आ जाएगा 10 का पावर 3 कूलम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 का पावर 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस C। बोल रहा है कि एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर मतलब खाली जगह कैपेसिटर के बीच में जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है, स्टार्टिंग में C दिया हुआ है। When it is completely filled, बाद में क्या किया, completely filled कर रहा डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक का जो कांस्टेंट होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो दिया हुआ 5। द परसेंटेज इंक्रीज कितना इंक्रीज हो जाएगा, इनिशियल में C दिया हुआ था, बाद में 5C हो गया। तो बोल रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज किया, तो परसेंटेज इंक्रीज बराबर क्या पढ़े आप लोग मैथ में अगर पढ़े होंगे तो 5C को C से घटाते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 5C माइनस C बटा C इंटू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100%। तो 5C में C घटाएंगे कितना बचेगा, 4C बटा C इंटू 100%। C कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
400%। तो ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन में जब नहीं दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा 400%। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रोड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थीन वायर ऑफ कॉपर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी कैसा प्रॉपर्टी है? मटेरियल प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे रोड का मटेरियल भी कॉपर दिया हुआ है और थीन वायर का भी मटेरियल कॉपर दिया है। यहाँ रोड और वायर का मटेरियल सेम है, इसलिए रोड और वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेम। क्वेश्चन नंबर 7, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज। बोल रहा है ओम्स लॉ वैलिड है जब टेम्परेचर क्या होना चाहिए? तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। तो 7 क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो गया। ओम्स लॉ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? मेटल के लिए, नॉन मेटल के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए, डायोड के लिए। तो ओम्स लॉ मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए वैलिड होता है, पहला। दूसरा, ओम्स लॉ के समय टेम्परेचर हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 में। फिगर shows the current in parts of electrical circuit, then current I is equal to। बोल रहा है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है और इस I करंट का वैल्यू पता करना है। ये केसीएल का क्वेश्चन है। केसीएल क्या बोलता है? जितना करंट इंटर करेगा उतना करंट क्या चाहिए? बाहर जाना चाहिए। अब यहां ध्यान दे दोस्तों, 2 एम्पियर इंटर कर रहा था, तो यहां पे 4 एम्पियर इंटर कर रहा है। ध्यान दे 4 एम्पियर इस जगह पे आया, तो 4 एम्पियर से 1 एम्पियर इधर जा रहा था, तो इधर कितना चले जाएगा? 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर में 1.3 एम्पियर इधर जा रहा है, तो इधर कितना बचा? 3 एम्पियर। जब इस पॉइंट पे आया तो इसको 2 रास्ता जा रहा है, इधर 1.3 जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा? तो I इक्वल टू 3 एम्पियर में से 1.3 एम्पियर घटा देना है। तो जब 3 एम्पियर को 1.3 एम्पियर से घटाएंगे तो आएगा 1.7 एम्पियर। तो I का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.7 एम्पियर। एक क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा यूनिट है? तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट याद रखें दोस्तों, फाई बराबर क्या पढ़े आप लोग? बी डॉट ए। हमें बी का चाहिए, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? फाई बटा ए। फाई का क्या होता है? वेबर, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। और भी यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, टेस्ला, गॉस, और तीसरा वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये तीसरा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलिनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। बोल रहा है कि सोलिनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो सोलिनॉइड का जब इक्वेशन निकालते हैं तो आता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे रेडियस कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए 10 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स separated by a distance d carry a current I ampere in the same direction, they will। पहले यहां पे ध्यान दे, सेम डायरेक्शन जब भी करंट जाएगा पैरेलल कंडक्टर में तो हमेशा क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो रिपेल वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है। बचा कौन? अट्रैक्ट वाला ए और सी। अब आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ का, म्यू नॉट बाय 4 पाई टू I1 I2 बाय डी। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा यहाँ पे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना निकल जाएगा? म्यू नॉट I1 और I2 का वैल्यू I दिया हुआ तो ये I स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 पाई डी। मतलब देखना है कौन सा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 पाई डी स्क्वायर। तो सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट करेगा। कितना फोर्स अट्रैक्ट करेगा? तो म्यू नॉट I स्क्वायर बाय 2 पाई डी स्क्वायर। तो 11 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12। एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। ध्यान दें यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट बोला है, तो सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट हो जाएगा हेनरी। यहां पे ध्यान दे, इंडक्टेंस
सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोई भी इंडक्टेंस रहेगा सारा का सारा यूनिट क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। तो 12 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन आते हैं 13, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द काउज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड, दिस लॉ इज नेम्ड एज। ध्यान दे दोस्तों, करंट का डायरेक्शन हमें लेंज लॉ से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेंज लॉ के कारण जो सर्किट में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता करते हैं। तो 13 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन रेजिस्टेंस in a given time by the sinusoidal current I naught sin omega t will be the same as that of a steady current of magnitude nearly। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि हीट प्रोड्यूस कर रहा है गिवन रेजिस्टेंस में गिवन टाइम कौन सा करंट देने से, एसी करंट को देने से उतना ही हीट प्रोड्यूस कर रहा है जितना एक स्टेडी करंट को उस रेजिस्टेंस में देने से। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी का, और आरएमएस का जो इक्वेशन आता है आई आरएमएस इक्वल टू आई नॉट बाई √2। अरे हम ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 आई नॉट यहाँ पे आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, और √2 का वैल्यू होता है 1.414 आई नॉट, और नीचे है 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.707 आई नॉट आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। 14 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.707 आई नॉट, और ये क्वेश्चन है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 में, द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। बोल रहा है कि जो लाइट ट्रेवल कर रहा है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो लाइट जब भी ट्रेवल करेगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो 15 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसको एक याद रखने का तरीका बता दे दोस्तों, ऐसा कोई मतलब चीज नहीं है, तरीका बस बता दे रहे हैं। रेयर कितना वाट का दिया हुआ है 5 वाट, और डेंसर कितना वाट का दिया है 6 वाट। तो 5 से जब भी लाइट 6 वाट में जाएगा मतलब कम से ज्यादा की तरफ जाएगा तो इसको अपने तरफ खींचेगा तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। मतलब रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अपने तरफ नॉर्मल खींचेगा। लेकिन 6 से जब 5 में जाएगा मतलब ज्यादा से कम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16, द लाइट ट्रेवलिंग थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स इज ड्यू टू। बोला कि ऑप्टिकल फाइबर से जो लाइट ट्रेवल करता है वो किसके कारण करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है एग्जांपल पूछा जाए, ऑप्टिकल फाइबर किसका एग्जांपल है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। तो 16 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आता है क्वेश्चन नंबर 17 में, द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज। बोल रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज होगा वो इमेज का नेचर कैसा होगा। ध्यान दें दोस्तों, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस यूज होता है, एक लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव और दूसरा लेंस का नाम है आईपीस। तो बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगा तो ऑब्जेक्टिव लेंस के ये वाले पार्ट को, आगे वाले पार्ट को बोलेंगे फ्रंट और पीछे वाले को बोला जाएगा बिहाइंड। और जब भी इमेज फ्रंट में बने हमेशा याद रखिए रियल बनता है, और रियल जब भी बने तो हमेशा इन्वर्टेड बनता है, और कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा। फ्रंट में बनने वाला इमेज रियल, इन्वर्टेड और लार्ज बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रियल एंड लार्ज इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनता है। तो 17 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, रियल एंड लार्ज इमेज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, द आइडिया ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर द प्रोपागेशन ऑफ वेव वाज फर्स्ट गिवन बाय। बोल रहा है कि सेकेंडरी वेवलेट का आइडिया कौन सा साइंटिस्ट दिया था, तो सेकेंडरी वेवलेट का आइडिया हाइजेंस ने दिया था। तो 18 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ए डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर एंड द एंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन वाटर, द फ्रिंज विथ। बोल रहा है कि डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट को एयर में कैरी करके टोटल अरेंजमेंट को वाटर में जब डिप करेंगे तो फ्रिंज विथ में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फ्रिंज विथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो 19 क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के टोटल अरेंजमेंट को जब वाटर में डिप करेंगे तो उसका फ्रिंज विथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो 19 का बी हो जाएगा।
यहां से क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि लेंस को जब वाटर में डिप करेंगे, लेंस को जब वाटर में डिप करेंगे तो फोकल लेंथ में क्या होगा, तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। लेंस को वाटर में डिप करेंगे तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन बन सकता है कि लेंस को जब वाटर में डिप करे तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज और पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहां पे पूछा है फ्रिंज विड्थ क्या होगा, तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E इज गिवन बाय। बोल रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो बॉडी होगा जिसका मास m दिया है और काइनेटिक एनर्जी E दिया है, उसके बीच का रिलेशन निकालने बोल रहा है। तो आप लोग ध्यान दें, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर। E बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर बाय v स्क्वायर बाय m हो जाएगा। ये 2me यहां भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2me और यहाँ पे हो जाएगा mv का होल स्क्वायर, और mv का m इंटू v क्या हो जाता है, मोमेंटम। तो 2me बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। तो p बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो इसमें चढ़ेगा रूट अंडर 2me। तो p बराबर आएगा रूट अंडर 2me। और हम लोग जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर लैम्डा इक्वल टू h बाय p। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h बाय p के सामने इसको बैठाएंगे तो रूट अंडर आ जाएगा 2me। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू h बाय रूट अंडर 2me। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इन बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम which of the following is an integral multiple of h by 2 pi। बोला बोर मॉडल में एटम का कौन सा ऑप्शन में से किसके इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा h by 2 pi। तो हमेशा याद रखें दोस्तों, बोर मॉडल ऑफ एन एटम में एंगुलर मोमेंटम का इंटीग्रल मल्टीपल होता है h by 2 pi। तो 21 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू होता है NH by 2 pi। जब n का वैल्यू 1 लेते हैं तो L का वैल्यू आ जाएगा h by 2 pi आ जाएगा। तो इसके इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा हमारा। तो अगले क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22, द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू दिया 3 4 5 6 से 2 तक जा रहा है, तो उसका कौन सा सीरीज में लाई करता है। ध्यान दें दोस्तों, जब 3 4 5 6 से इलेक्ट्रॉन जंप करके जब सेकेंड ऑर्बिट में जाता है तो उस समय जो स्पेक्ट्रल सीरीज प्रोड्यूस होगा उस सीरीज को बोलते हैं बाल्मर सीरीज। तो 22 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्मर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 23, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 fm। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी। यहां पे ध्यान दें दोस्तों, रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल न्यूक्लियस मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग दिया हुआ कितना, आर इक्वल टू 3.6 fm और आर नॉट का वैल्यू होता है 1.2 fm। हम लोग एक रिलेशन पढ़े हैं, आर बराबर आर नॉट ए का पावर में 1/3। आर नॉट को जब यहां भेजेंगे तो आर बाय क्या हो जाएगा, आर नॉट, और इधर बचेगा ए का पावर 1/3। जब 1/3 हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, क्यू चढ़ जाएगा। तो आर बाय आर नॉट के ऊपर क्यू हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। तो ए बराबर आर का वैल्यू कितना दिया है 3.6 fm और आर नॉट का वैल्यू कितना दिया है 1.2 fm और इसका पावर में कितना हो जाएगा 3। पॉइंट से पॉइंट कैंसल, fm से fm कैंसल, 12 3 जा 36, 3 का पावर 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27। तो इसका जो मास नंबर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर वी नीड टू डॉप प्योर सिलिकॉन विद। बोल रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाना है और प्योर सिलिकॉन में क्या डॉप करेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। तो प्योर सिलिकॉन में जब ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी एटम को प्योर सिलिकॉन में डॉप करेंगे तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो ट्राइवैलेंट कौन सा है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको ट्राइवैलेंट बोलते हैं। जब एल्युमिनियम को प्योर सिलिकॉन के साथ डॉप करेंगे तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम। अगर बोला जाता है एन टाइप तो एन टाइप में फास्फोरस को मिक्स करना पड़ता। अभी बोल रहा है पी टाइप तो एल्युमिनियम को मिक्स करेंगे, एन टाइप बोलता तो फास्फोरस को मिक्स करना पड़ता। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 25, ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। बोल रहा है कि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस हीट करने से क्या होगा। हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी घटेगा, रजिस्टिविटी घटेगा तो रेजिस्टेंस घटता है। तो सेमीकंडक्टर में हीट करने से टेम्परेचर को बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। तो ये ऑप्शन का हो जाएगा 25 का ए नंबर, डिक्रीजेज। रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा।